अब आते हैं हमारे टॉपिक पर कि आधुनिक दृष्टिकोण व परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ व परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। पहले हम बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति सिद्धांत का अर्थ, राजनीति सिद्धांत का अर्थ। फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा। तो पहले परंपरागत के दृष्टिकोण के अनुसार बात कर लें, फिर उसके बाद में हम आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ व परिभाषा की चर्चा करेंगे। तो कुछ बातें तो कल जब हमने राजनीतिक सिद्धांत यानी इससे पिछली वाली क्लास में राजनीतिक सिद्धांत के जो अंगों की बात की थी, अंग या शाखाओं की, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक दर्शन का जो संबंध है वो परंपरागत दृष्टिकोण से है और राजनीतिक विज्ञान का जो संबंध है ये आधुनिक दृष्टिकोण से है। तो कुछ बातें तो वो ही रिपीट होंगी कि दर्शन परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है, वहीं राजनीतिक विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण है इसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन या मानकीय उपागम कहा जाता है। मानकीय उपागम। तो परंपरागत दृष्टिकोण को राजनीतिक दर्शन या मानकीय उपागम कहा जाता है। इसकी हम बात करें तो ये प्राचीन काल से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक इसका प्रभाव रहा था। प्राचीन काल यानी प्लेटो से इसकी शुरुआत मानी जाती है। प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। तो प्लेटो से लेकर या प्राचीन काल, और प्राचीन काल में हम शुरुआत करेंगे प्लेटो से। प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक किसका प्रभाव रहा? परंपरागत दृष्टिकोण का, परंपरावादी दृष्टिकोण का। यानी जो परंपरागत दृष्टिकोण है इसकी शुरुआत यूनान से हुई। परंपरागत दृष्टिकोण की, राजनीतिक दर्शन की या मानकीय उपागम की, तीनों शब्द एक ही हैं। परंपरागत दृष्टिकोण, राजनीतिक दर्शन या मानकीय उपागम, इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? यूनान से मानी जाती है। कल भी हमने बात की थी कि इसमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी बल दिया जाता है। तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर भी बल दिया जाता है। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण में केवल तथ्यों पर बल दिया जाता है, मूल्यों को पर नहीं। तो यहां तथ्यों के साथ साथ मूल्यों पर बल दिया जाता है। यानी तथ्य भी होते हैं शामिल और मूल्य भी शामिल होते हैं। इसमें निर्देशन की प्रधानता होती है, निर्देशन पर बल दिया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण में निर्देशन की प्रधानता होती है। यानी प्रत्येक विषय वस्तु से संबंधित कुछ निर्देश यहां होते हैं। प्रत्येक विषय वस्तु से संबंधित कुछ आदर्श मूल्य या निर्देश होते हैं। तो इसी कारण इसमें निर्देशन की प्रधानता होती है। परंपरागत दृष्टिकोण में निर्देशन की प्रधानता होती है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी भी मूल्य को या आदर्श को जांचने के लिए तर्क बुद्धि या विवेक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। आत्मा है, अब ये मूल्य है, अब आत्मा है, इस बात को जांचेंगे कैसे? क्योंकि आत्मा को तो हम देख नहीं सकते।
ना ही हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं। तो अब आत्मा के संबंध में विभिन्न विचारकों के अलग अलग तर्क होंगे और वो अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर तर्क देंगे। तो इसमें परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों की जांच के लिए मूल्यों की जांच तर्क व विवेक बुद्धि के द्वारा की जाती है। मूल्यों की जांच तर्क या विवेक बुद्धि के द्वारा की जाएगी, यानी एक ही मूल्य को लेकर विभिन्न मान्यताएं यहां हो सकती हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण में एक विषय वस्तु या एक मूल्य को लेकर विभिन्न मान्यताएं साथ साथ रहती हैं। और हम बात करें इस परंपरागत दृष्टिकोण की, तो मूल्यों की जांच के लिए विवेक या तर्क बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टिकोण में राज्य को सर्वोच्च संस्था माना जाता है। राज्य को सर्वोच्च संस्था माना जाता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य को सर्वोच्च संस्था माना जाता है। वहीं इस दृष्टिकोण में राज्य और समाज में भेद भी नहीं किया जाता है। सामान्यतः इस दृष्टिकोण में राज्य और समाज में भेद नहीं किया जाता है। तो सामान्यतः राज्य व समाज में भेद नहीं किया जाता है। सामान्यतः राज्य व समाज में भेद नहीं किया जाता है। हंसराज जी, व्हाट इज वैल्यू या मूल्य, मूल्य क्या है ये पूछ रहे हैं, बात करेंगे अभी। तो मूल्यों की जांच के लिए विवेक या तर्क बुद्धि का प्रयोग, राज्य को सर्वोच्च संस्था, राज्य व समाज में भेद नहीं किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मूल्य क्या होता है। यहां मूल्य का मतलब कीमत नहीं है। एक चीज तो ये ध्यान रखिए, जो हम यहां दृष्टिकोण के संबंध में जिस मूल्य की बात कर रहे हैं वो कीमत नहीं है। मूल्य या इसको हम आदर्श या मानक, ये तीनों शब्द पर्यायवाची हो जाते हैं। मूल्य, आदर्श या मानक। हम बात कर लें आदर्श राज्य को लेकर। किसका है इस आदर्श राज्य? प्लेटो का। अब प्लेटो ने इस आदर्श राज्य के कुछ मूल्य, मानक या आदर्श निर्धारित किए। कुछ मूल्य, मानक या आदर्श निर्धारित किए, यानी ये जो आदर्श राज्य होगा ये न्याय व्यवस्था पर आधारित होगा। ये आदर्श राज्य न्याय व्यवस्था पर आधारित होगा। ये जो आदर्श राज्य है इसमें दार्शनिक का शासक होगा, दार्शनिक का शासन होगा, दार्शनिक का शासन होगा। इस आदर्श राज्य में साम्यवाद होगा, पत्नी का साम्यवाद व संपत्ति का साम्यवाद होगा। प्लेटो को इस आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे। तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था होगी, शिक्षा की एक योजना, यानी आदर्श राज्य स्थापित कैसे होगा इसके लिए प्लेटो ने कुछ मूल्य, आदर्श निर्धारित किए कि ऐसा होना चाहिए, तब जाके एक आदर्श राज्य स्थापित होगा। यानी न्याय व्यवस्था वहां होनी चाहिए आदर्श राज्य में। आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक का शासन होना चाहिए। आदर्श राज्य में साम्यवाद होगा दार्शनिक वर्ग के लिए या शासक वर्ग के लिए, जो पत्नी व संपत्ति का साम्यवाद होगा। इस आदर्श राज्य में शिक्षा की योजना होगी और शिक्षा की एक विस्तृत योजना दी। इस आदर्श राज्य में 3 वर्गों की बात की कि 3 वर्ग होंगे, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। यानी ये जो मूल्य निर्धारित किए हैं, यानी ऐसा होना चाहिए आदर्श राज्य में क्या क्या होना चाहिए,
तो जो जो बातें कही हैं वो हो गए मूल्य, आदर्श या मानक। यानी किसी भी व्यवस्था की स्थापना के लिए उसकी कुछ मूल्य, मानक या आदर्श निर्धारित कर दिए जाएं कि इस व्यवस्था की स्थापना के लिए ये मूल्य होने चाहिए। यानी मूल्य में क्या होना चाहिए पर बल दिया जाता है। लक्ष्मी मीना, मूल्य का अर्थ कल्पना करना। कल्पना करना के मान सकते हैं, लेकिन कल्पना करना नहीं मानेंगे। कल्पना के आधार पर निर्धारित ये किए जाते हैं। कल्पना को हम पर्यायवाची मूल्य नहीं कह सकते, बाकी ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु या व्यवस्था को लेकर कल्पना के आधार पर उसके कुछ तथ्य दिए जाएं, उन्हीं को कहा जाएगा मूल्य या आदर्श। तो तथ्य दिए गए कि ये होना चाहिए, ये क्या हो गए, मूल्य या आदर्श। और तथ्य, एक शब्द होता है तथ्य, यानी तथ्य जो है, तथ्य जो है, मूल्य जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। यानी इसका संबंध है वर्तमान व्यवस्था से, वस्तु स्थिति से, वस्तु स्थिति से। तथ्य का संबंध है वस्तु स्थिति से, यानी वर्तमान में जो है वो तथ्य हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इस वर्तमान व्यवस्था में सुधार की योजना दी जाए और उस सुधार के लिए कुछ मानक निर्धारित कर दिए जाएं, जैसे प्लेटो ने किया। प्लेटो ने एथेंस से संबंधित था, एथेंस की राज्य व्यवस्था में प्लेटो संशोधन करना चाहता था और उस संशोधन के लिए वो आदर्श राज्य की कल्पना करता है और आदर्श राज्य के कुछ मूल्य कल्पना के आधार पर बता देता है। तो ऐसा होना चाहिए, तो मूल्य, और वर्तमान में जो है वो तथ्य जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तथ्य जो कल्पना पर आधारित होते हैं वो मूल्य। आत्मा है, आत्मा नहीं है, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, इसको ना तो हम देख सकते ना महसूस कर सकते। तो इससे संबंधित जितनी भी धारणाएं होंगी वो क्या होंगी, मूल्य। मकान है तो मकान को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो मकान क्या हो गया, तथ्य हो गया। यानी जो चीजें देख सकते हैं, वर्तमान में है, इस लोक से संबंधित है, वो मूल्य हो गए, तथ्य हो गए। जो पारलौकिक है, जो कल्पना पर आधारित है, जिनको हम देख और महसूस नहीं कर सकते, वो मूल्य हो गए। हो गया अंशराज जी क्लियर, मूल्य और तथ्य को लेकर। तो हमारी चर्चा चल रही थी परंपरागत दृष्टिकोण पर। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इसमें मानकीय पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग भी किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन के लिए मानकीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी मूल्यों के अध्ययन के लिए तो मानकीय पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। वहीं तथ्यों के अध्ययन के लिए, तथ्यों के अध्ययन के लिए अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। यानी परंपरागत दृष्टिकोण में दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण की हम बात करें, आधुनिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण में केवल अनुभव मूलक पद्धति होती है, केवल अनुभव मूलक पद्धति होती है। यहां मानकीय पद्धति नहीं होती है। यानी जिन वस्तुओं को हम अनुभव कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनका अध्ययन अनुभव मूलक पद्धति, यानी ये वैज्ञानिकता पर आधारित पद्धति है। और मानकीय पद्धति यानी मूल्य से संबंधित है, ये दर्शन से संबंधित हो गई, ये मानकों पर आधारित हो गई, दार्शनिक अध्ययन पद्धति होती है। यानी परंपरागत जो दृष्टिकोण है, इसमें पहले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, पहले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और फिर वर्तमान जो, इसको मैं हटा के लिखता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए।
यानी वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था है, इसमें क्या क्या है इसको हम देख सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था में क्या क्या है इसको हम देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। यानी वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन हम किसके आधार पर करेंगे? तथ्यों के आधार पर, यानी अनुभव मूलक पद्धति के आधार पर, अनुभव मूलक पद्धति के आधार पर। यानी हम इसको उदाहरण से समझे प्लेटो को लेकर, तो प्लेटो ने एथेंस की तात्कालिक व्यवस्था का अध्ययन किया, तात्कालिक व्यवस्था का अध्ययन किया। और यह अध्ययन कैसा था? आलोचनात्मक, आलोचनात्मक। यानी वर्तमान व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, दोनों ही बातें समाहित करके उसने अध्ययन किया। तो एथेंस की जो तात्कालिक व्यवस्था का अध्ययन प्लेटो ने किया, वो कौन सा हो गया? वो अनुभव मूलक पद्धति पर हो गया, तथ्यों पर आधारित हो गया। और उसके बाद में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की व्यवस्था की कल्पना की, और इस आदर्श राज्य के लिए कुछ मूल्य निर्धारित किए। यानी इसका अध्ययन उसने किस पद्धति से किया? मानकीय पद्धति से। यानी वर्तमान व्यवस्था यानी जो है उसका अध्ययन करके, जो है उसका आलोचनात्मक अध्ययन करके क्या होना चाहिए, यानी मूल्य की बात की। यानी परंपरागत दृष्टिकोण में दोनों ही बातें आ जाती हैं, तथ्य या अनुभव मूलक पद्धति जिसपे पहले अध्ययन किया जाता है, वर्तमान वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद में उस व्यवस्था में सुधार की योजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, और वो मानक, उस सुधार के लिए कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं, कुछ आदर्श निर्धारित किए जाते हैं, उनको प्राप्त करने की संभावना की दर्शाई जाती है, और वो होता है मानकीय अध्ययन पद्धति। तो दोनों ही अध्ययन पद्धतियों का यहाँ प्रयोग होता है, अनुभव मूलक और मानकीय अध्ययन पद्धति का। आगे हम बात करें कुछ बातें तो इस पे कल हो गई थी, कुछ बातें तो रिपीट हुई हैं। अब परिभाषाओं को लेकर हम बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के 4 अर्थ या 4 परिभाषाएं हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के 4 अर्थ या 4 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा दी जाती है कि राज्य के अध्ययन के रूप में, यानी राजनीतिक सिद्धांत राज्य का अध्ययन है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य का अध्ययन है। दूसरा जो अर्थ इसका बताया जाता है, परिभाषाएं दी जाती हैं कि सरकार का अध्ययन है, कि राजनीतिक सिद्धांत सरकार का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांत सरकार के अध्ययन के रूप में। थर्ड बात की जाती है कि राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, अध्ययन के रूप में। और चौथी जो बात की जाती है वो की जाती है राज्य सरकार व व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, राज्य सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ व परिभाषा की हम बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के 4 अर्थों की बात की कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य का अध्ययन है, राजनीतिक सिद्धांत सरकार का अध्ययन है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य सरकार और व्यक्ति का
अध्ययन है। तो विभिन्न विचारकों के द्वारा ये चार बातें परंपरागत दृष्टिकोण में बताई गई। ये चार अर्थों में राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित किया गया परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। अब एक एक को लेकर हम चलें कि मूल्य। पहले हम बात करते हैं कि राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत, फिर हम बात करेंगे सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत, फिर हम करेंगे राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत, और फिर बात करेंगे सरकार, राज्य और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत। तो चार अर्थ हो गए। सबसे पहले लेकर चलते हैं राज्य के अध्ययन के रूप में। राज्य के अध्ययन के रूप में परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत कहा गया कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य का अध्ययन है, यानी इसका जो दायरा है वो केवल राज्य तक सीमित है। यानी जो भी विद्वान ये मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत केवल और केवल राज्य का अध्ययन है, तो केवल राज्य के अध्ययन तक राजनीतिक सिद्धांत को सीमित कर देते हैं। तो इसके राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का जो दायरा है वो राज्य तक सीमित है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का दायरा राज्य तक सीमित है। अब इसके समर्थक विचारकों की हम बात करें तो एक है जे के ब्लंटसली। जे के ब्लंटसली, जे के ब्लंटसली। और जे के ब्लंटसली कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र का संबंध राज्य से है। राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है। राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थिति, प्रकृति, स्वरूप व विकास को समझने का प्रयास करता है। वह विकास को समझने का प्रयास करता है, प्रयास करता है। जे के ब्लंटसली कहते हैं कि राज्य का अध्ययन ही राजनीतिक सिद्धांत है। यानी इनका मानना है कि जो राजनीतिक शास्त्र है इसका संबंध केवल और केवल राज्य के अध्ययन से है, राज्य के अध्ययन से है। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य की आधारभूत स्थिति का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के विकास को समझने का प्रयास किया जाता है। तो ब्लंटसली मानता है कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक शास्त्र का संबंध केवल राज्य से है और राजनीतिक सिद्धांत में राज्य की स्थिति को समझा जाता है, राज्य की प्रकृति पर चर्चा होती है, राज्य की का स्वरूप, राज्य के जो विभिन्न स्वरूप हैं इनका अध्ययन होता है, साथ ही राज्य का विकास कैसे होता है इसका अध्ययन होता है। तो ये कहा ब्लंटसली ने। और हम बात करें जो राज्य के अध्ययन के रूप में बताते हैं वो है गैरिस। दूसरा विचारक है गैरिस। गैरिस का भी मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति शास्त्र है वो राज्य के अध्ययन से संबंधित है। गैरिस का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य को
एक शक्ति संस्था मानता है। राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक शक्ति संस्था मानता है गेरिस के अनुसार। और इन्होंने कहा कि राजनीतिक शास्त्र में राज्य के विभिन्न संबंधों का या राज्य के समस्त संबंधों, राज्य के समस्त संबंधों, राज्य का स्थान, राज्य की उत्पत्ति, स्थान, उत्पत्ति, उद्देश्य, नैतिक पहलू व आर्थिक पहलू, नैतिक व आर्थिक पहलू का विवेचन करता है, पहलू का विवेचन करता है। गैरिस का भी मानना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है या राजनीतिक जो शास्त्र है ये राज्य के अध्ययन से संबंधित है। और इनका मानना है कि जो राजनीतिक शास्त्र है ये राज्य को एक शक्ति संस्था मानता है, राज्य को एक शक्ति संस्था मानता है। इस राजनीतिक शास्त्र में राज्य के जो समस्त संबंध हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इस राजनीतिक शास्त्र में राज्य का स्थान क्या है समाज में उसका अध्ययन किया जाता है। इस राजनीतिक शास्त्र में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसको लेकर अध्ययन किया जाता है। इस राजनीतिक शास्त्र में राज्य के उद्देश्य क्या है इसका अध्ययन किया जाता है। इस राजनीतिक शास्त्र में राज्य के आर्थिक और नैतिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसने कहा? गैरिस महोदय ने कहा। वहीं हम बात करें गार्नर की, तो गार्नर कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो अगले जो विचारक हैं जो मानते हैं कि राजनीतिक शास्त्र राज्य का अध्ययन है वो है गार्नर महोदय। गार्नर और गार्नर कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत, राजनीति शास्त्र का आरंभ व अंत राज्य से होता है, राज्य से होता है। यानी राजनीति शास्त्र का चाहे आरंभ हो वो भी राज्य से होगा, राजनीतिक शास्त्र का अंत हो वो भी राज्य से होगा। ये किसका मानना है? गार्नर का मानना है। वहीं हम बात करें गैटेल की, तो ये कहता है कि राजनीति शास्त्र में राजनीति शास्त्र राज्य के भूत वर्तमान भविष्य का, राजनीतिक शास्त्र राज्य के भूत वर्तमान भविष्य का, राजनीतिक संगठन व कार्यों का, राजनीतिक संस्थाओं व सिद्धांतों का अध्ययन करता है। राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करता है, सिद्धांतों का अध्ययन करता है, सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यानी गेटेल महोदय का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य के भूत का अध्ययन किया जाता है। भूत यानी भूतकाल, प्रेत आत्मा मत लगा लेना भूत का संबंध। वर्तमान का अध्ययन किया जाता है, राज्य के वर्तमान का अध्ययन किया जाता है।
राजनीतिक शास्त्र में राज्य के भविष्य का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। वह राजनीतिक संगठनों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ राजनीतिक जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो गेटेल का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र में राज्य के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ राजनीतिक संगठनों और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ये किसका मानना है? गेटेल महोदय का मानना है। वहीं गुडनाव की हम बात करें तो गुडनाव कहता है कि राजनीतिक शास्त्र में राज्य की वर्तमान दशा और विकासात्मक दशा का अध्ययन किया जाता है। गुडनाव की हम बात करें तो गुडनाव कहता है कि राजनीतिक शास्त्र में राज्य की वर्तमान दशा और विकासात्मक दशा का अध्ययन किया जाता है। और विकासात्मक दशा का अध्ययन किया जाता है। दशा का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। तो हम गुडनाव की हम बात करें तो गुडनाव कहता है कि राजनीतिक शास्त्र, गुडनाव का भी किस बात का समर्थन करता है कि राजनीतिक सिद्धांत में राज्य का अध्ययन किया जाता है। और गुडनाव का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र में राज्य की जो वर्तमान दशा है और राज्य की जो विकासात्मक दशा है, इन दोनों दशाओं का वर्णन अध्ययन किया जाता है। राज्य की वर्तमान दशा का और राज्य की विकासात्मक दशा का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत। ये किसका मानना है? ये मानना है गुडनाव महोदय का। वहीं जेम्स लिखता है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य का विज्ञान है। जेम्स ने लिखा है, जेम्स लिखता है कि राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। राज्य का विज्ञान है। राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है। ये किसने लिखा है? जेम्स महोदय ने लिखा है। और हम बात करें जकारिया महोदय की, जकारिया लिखता है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे मौलिक सिद्धांतों को, राजनीतिक सिद्धांत ऐसे मौलिक सिद्धांतों को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है जिनसे राज्य का संगठन होता है, राज्य का संगठन होता है तथा प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है।
राज्य का संगठन होता है तथा प्रभु सत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करें जकारिया की, तो जकारिया का मानना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये राज्य का संगठन कैसे होता है, प्रभु सत्ता का प्रयोग कैसे होता है, इनको लेकर मौलिक सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। यानी प्रभु सत्ता के प्रयोग को लेकर, राज्य के संगठन को लेकर मौलिक सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। और ये किसका मानना है? जकारिया का। तो परंपरागत दृष्टिकोण में पहली अर्थ और परिभाषा हमने ली कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य का अध्ययन है, और इससे संबंधित कुछ विचारकों की परिभाषाएं हमने लिखी। तो राज्य का अध्ययन है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य का अध्ययन है। इसके समर्थक कौन कौन हो गए? इसके समर्थक हो गए जे.के. ब्लंटसली, गार्नर, गैटेल, जकारिया, जेम्स, गार्नर, गैटेल, जकारिया, जेम्स, गुडनाउ और गैरिस। तो राजनीति राज्य का अध्ययन है, राजनीति सिद्धांत राज्य का अध्ययन है। इस बात के समर्थक कौन कौन हो गए? जे.के. ब्लंटसली, गार्नर, गैटेल, जकारिया, जेम्स, गुडनाउ और गैरिस। अब हम बात करते हैं कि राजनीति सरकार का अध्ययन है। कुछ विचारकों का मानना है कि राजनीति राज्य का अध्ययन नहीं है, बल्कि सरकार का अध्ययन है। सरकार का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है। राजनीति या राजनीतिक सिद्धांत राज्य का नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन है। और ऐसा मानने वाले या समर्थक दो विचारक हैं, एक है लीकोक और दूसरा है सीले। लीकोक और सीले का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत सरकार का अध्ययन है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, राज्य एक अमूर्त संस्था है, राज्य एक अमूर्त संस्था है। यानी राज्य है एक अमूर्त संस्था है, राज्य शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। राज्य शक्ति का प्रयोग राज्य के द्वारा नहीं किया जाता है, या सत्ता का प्रयोग, सत्ता का प्रयोग राज्य नहीं करता है, बल्कि सत्ता का प्रयोग कौन करता है? सत्ता का प्रयोग तो सरकार करती है। सत्ता का प्रयोग तो सरकार करती है। इसलिए अध्ययन राज्य का नहीं बल्कि सरकार का होना चाहिए। तो इसके राज्य नीति सिद्धांत राज्य का अध्ययन है। इसके समर्थकों का मानना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था होती है, ये कभी भी सत्ता का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि सत्ता का प्रयोग वास्तव में सरकार करती है। तो सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत में किसका अध्ययन किया जाना चाहिए? सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें हम बात करें लीकोक की, तो लीकोक कहता है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। लीकोक ने लिखा है कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है।
राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है। ये किसने कहा? लेखकों ने। वहीं हम बात करें सीले की, सीले कहता है कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन तत्वों की खोज करता है। राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन तत्वों की खोज करता है जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र संपत्ति की, जीव शास्त्र जीव की, जीव शास्त्र जीव की, जीव शास्त्र जीव की, बीज गणित अंकों की, बीज गणित अंकों की तथा ज्यामिति स्थान और ऊंचाई की खोज करता है। ज्यामिति स्थान तथा ऊंचाई की खोज करता है, ऊंचाई की खोज करता है। तो सीले ने लिखा है कि राजनीति जो सिद्धांत है उसी प्रकार शासन तत्वों की खोज करता है जिस प्रकार संपत्ति शास्त्र में संपत्ति की खोज की जाती है, जिस प्रकार जीव शास्त्र में जीव की खोज की जा सकती है, जिस प्रकार बीज गणित में अंकों की खोज की जा सकती है, जिस प्रकार ज्यामिति में स्थान और ऊंचाई की खोज की जाती है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में किसकी खोज की जाती है? शासन के तत्वों की खोज की जाती है। तो राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन है। इसके समर्थक हैं लीकोक और सीले। लीकोक ने कहा कि राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति सिद्धांत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। अध्ययन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन है। अब इसके हम समर्थकों की हम बात करें तो इसका समर्थक R.M. मैकाइवर है। R.M. मैकाइवर हो गया, पॉल जेनेट, R.M. मैकाइवर, पॉल जेनेट और R.N. गिलक्राइस्ट डिमोक, R.N. गिलक्राइस्ट, R.N. गिलक्राइस्ट, R.M. मैकाइवर, पॉल जेनेट, डिमोक और R.N. गिलक्राइस्ट, इनका मानना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन है। यानी इनका मानना है कि केवल सरकार का अध्ययन या फिर केवल राज्य का अध्ययन संपूर्ण नहीं है। केवल राज्य का अध्ययन है, केवल सरकार का अध्ययन संपूर्ण नहीं है, क्योंकि राज्य और सरकार तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राज्य और सरकार की हम बात करें तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों अंतर संबंधित हैं। इसलिए इनमें से एक का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, बल्कि दोनों का ही संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इनका मानना है कि राज्य और सरकार
अंतर संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए दोनों का ही साथ साथ अध्ययन होना चाहिए। न केवल राज्य का और न केवल सरकार का अध्ययन करना अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि दोनों का साथ अध्ययन करेंगे तो ये अपने आप में पूर्ण होगा। और इसके समर्थक आर.एम. मैकाइवर हो गया, पॉल जेनेट हो गया, डिमोक हो गया, आर.एन. गिलक्राइस्ट हो गया, जो ये मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। आर.एन. गिलक्राइस्ट की हम बात करें, इन्होंने लिखा कि राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा? ये कहा आर.एन. गिलक्राइस्ट ने। वहीं हम बात करें डिमोक की, तो डिमोक कहता है कि राजनीति शास्त्र में राज्य और उसके यंत्र सरकार का अध्ययन किया जाता है। डिमोक कहता है कि राजनीति शास्त्र में राज्य व उसके यंत्र सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक शास्त्र में राज्य और उसके यंत्र सरकार का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा? ये कहा डिमोक महोदय ने। वहीं हम बात करें पॉल जेनेट की, तो पॉल जेनेट ने लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो पॉल जेनेट की हम बात करें, पॉल जेनेट लिखता है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है, राजनीति विज्ञान का वह भाग है, राजनीतिक विज्ञान का वह भाग है, विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधारों व सरकार के सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है, तो पॉल जेनेट का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें
राज्य के आधारों का और सरकार के सिद्धांतों का, राज्य के आधारों का और सरकार के सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। वहीं हम बात करें R.M. मैकाइवर की, तो 1965 में इनकी एक पुस्तक आती है, R.M. मैकाइवर की एक पुस्तक आती है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। R.M. मैकाइवर और R.M. मैकाइवर की 1965 में एक पुस्तक आती है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट, वेब ऑफ गवर्नमेंट। और ये पुस्तक आई थी 1965 में, और इस पुस्तक में इन्होंने राज्य व सरकार दोनों का ही महत्व प्रतिपादित किया है। राज्य व सरकार दोनों का ही महत्व प्रतिपादित किया है R.M. मैकाइवर ने द वेब ऑफ गवर्नमेंट में। इसलिए R.M. मैकाइवर भी राजनीतिक सिद्धांत में राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर, वो है कि राजनीतिक सिद्धांत में राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। 4 परिभाषाएं दी गई हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की, जिसमें 3 पर चर्चा हो गई कि राजनीतिक सिद्धांत राज्य का अध्ययन है, राजनीतिक सिद्धांत सरकार का अध्ययन है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। और अगली जो परिभाषा दी गई वो दी गई कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के चौथे अर्थ या चौथी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। और इसमें जो राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा या अर्थ दिया गया है वो दिया गया है राज्य, सरकार, व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में दी गई है परिभाषा, चौथी परिभाषा या अर्थ। और इसके समर्थक एक तो लोस्की है और एक है हरमन टेलर। लोस्की और हरमन टेलर, इनका मानना है कि जो व्यक्ति है ये राजनीति का केंद्र होता है। व्यक्ति राजनीति का केंद्र होता है। केवल राज्य और सरकार के अध्ययन से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति का अध्ययन भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति है ये तो राजनीति का केंद्र बिंदु है। जहां राज्य की जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, ये व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, तो वहीं व्यक्ति भी राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करता है। यानी राज्य सरकार है ये दोनों व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और इनका जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति है। इसलिए राज्य सरकार के साथ साथ व्यक्ति का अध्ययन करना भी जरूरी है। तो इन्होंने माना है कि राज्य सरकार और व्यक्ति तीनों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति राजनीति का अध्ययन केंद्र है। लोस्की ने लिखा है कि राजनीतिक शास्त्र में संगठित राज्य के मनुष्यों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। मनुष्यों के जीवन का अध्ययन किया
जाता है। राजनीतिक शास्त्र में संगठित राज्य के मनुष्यों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। ये किसका मानना है? ये मानना है लोस्की का। वहीं हरमन टेलर की हम बात करें, हरमन टेलर की, तो हरमन टेलर ने लिखा है कि राजनीतिक शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण, राजनीतिक शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति की पूर्वभूत मान्यताओं से होता है। मान्यताओं से होता है। तो हरमन टेलर का कहना है कि राजनीतिक शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का जो निर्धारण है वो व्यक्ति की पूर्वभूत मान्यताओं से होता है। तो लीकोक और हरमन टेलर का मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत में राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत को 4 अर्थों में परिभाषित किया गया और 4 अर्थों पर हमने चर्चा की कि राज्य के रूप में परिभाषित किया गया, सरकार के रूप में परिभाषित किया गया, राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया, राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। अब हम चारों ही परिभाषाओं को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो उपयुक्त परिभाषा है वो चौथी परिभाषा है कि राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों का ही अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। क्योंकि सरकार है, हम बात करें केवल सरकार की, तो सरकार तो तभी ही अस्तित्व में आएगी जब राज्य होगा। जब राज्य होगा, यदि राज्य नहीं है तो सरकार कहां से आएगी? तो इसलिए सरकार का अध्ययन करना है तो राज्य का तो करना ही करना पड़ेगा। अब हम बात करें कि केवल राज्य की बात करें तो राज्य तो एक अमूर्त संस्था है। राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, सत्ता का प्रयोग तो सरकार करती है, इसलिए राज्य का भी नहीं कर सकते, सरकार का भी करना जरूरी है। और व्यक्ति इन दोनों का केंद्र बिंदु है। व्यक्ति इन दोनों का केंद्र बिंदु है, इसलिए व्यक्ति का अध्ययन भी करना आवश्यक हो जाता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार सबसे उपयुक्त जो परिभाषा है वो राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में दी गई है। अब हम बात करें इस परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचनाओं की जो की गई, वो की गई कि आलोचना पर चर्चा करें। आलोचना की गई तब ही जाकर व्यवहारवाद आता है, राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत होती है। इसकी क्या क्या आलोचनाएं की गई उस पर चर्चा हम कर लेते हैं, ताकि परंपरागत दृष्टिकोण क्यों आया। आलोचना, परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना। ये आलोचना होती है तभी जाके एक नई व्यवस्था आती है। परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना भी शुरू हो जाती है और इसी की आलोचना के साथ एक नवीन दृष्टिकोण की शुरुआत हो जाती है जिसको कहा जाता है आधुनिक दृष्टिकोण। तो इसकी पहले आलोचना की कि इसमें केवल शासन की रचना, इसमें केवल शासन की रचना व कार्य प्रणाली का ही अध्ययन किया जाता है, का ही अध्ययन होता है। इसके अलावा इसमें अध्ययन नहीं होता है। इसमें केवल शासन की रचना और कार्य प्रणाली का ही अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन होता है, अनौपचारिक संस्थाओं का नहीं। केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन इसमें होता है। इन औपचारिक संस्थाओं को कुछ अनौपचारिक संस्थाएं प्रभावित करती हैं जिनका अध्ययन इसमें नहीं होता है। केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन, अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन इसमें नहीं होता है।
अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन इसमें नहीं होता है। अगली जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि सरकार की जो प्रक्रिया है उस पर कुछ राजनीतिक संस्थाएं हैं वो प्रभाव डालती हैं, और प्रभाव डालने वाली राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी इसमें नहीं किया जाता है। तो सरकार की कार्य प्रणाली, सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालने वाले तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता है। वाले तत्वों का अध्ययन भी इसमें नहीं किया जाता है। अध्ययन नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। तो कुछ आलोचना की गई कि इसमें केवल शासन की रचना व कार्य प्रणाली का अध्ययन होता है, केवल औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन होता है, अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन इसमें नहीं होता है। इसमें सरकार की कार्य प्रणाली पर जो प्रभाव डालने वाले तत्व हैं इसका अध्ययन भी इस परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत नहीं होता है। और इस परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना व्यवहारवादियों के द्वारा की जाती है, और व्यवहारवाद के उदय के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यानी 1945 के बाद से परंपरागत दृष्टिकोण की जगह आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत हो जाती है। तो 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध तक तो रहा परंपरागत दृष्टिकोण, और व्यवहारवादियों के द्वारा इसकी आलोचना शुरू हो गई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद से एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत हो जाती है जिसको कहा जाता है आधुनिक दृष्टिकोण।